नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में जो आगामी प्रयोगशाला परिचारक और अन्य भर्तियां जो होने वाली हैं, उन सभी एग्जाम को हम लोग ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई सा भी एग्जाम हो जाए, छत्तीसगढ़ के जीएस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को बनाया जा रहा है और ये इसका तीसरा पार्ट है, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप सभी को ये तो पता लग गया होगा कि हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ गया है और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी आपको छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, रामगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको रामगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। देखो कौन कौन सा कथन दिया गया है। पहला कथन है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। दूसरा, महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी पर मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना किया, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद लोचन प्रसाद पांडे द्वारा किया गया। तीसरा है, इसी पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा है, जहां से मौर्यवंशी सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और चौथा है, यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन आपको असत्य है। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला कथन बोल रहा है कि यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, तो पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो आपका रामगढ़ की पहाड़ी कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में। कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। तो पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी पर मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना किया। ठीक है, देखो यहाँ से एक चीज हमको पता लग रहा है, अगर कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेघदूत का रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है महाकवि कालिदास, है ना। और महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत का रचना कहाँ किया है, तो आपको ध्यान रखना है रामगढ़ की पहाड़ी, जो कौन से जिला में आता है, तो आपका सरगुजा जिला में आता है। ठीक है, तो महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी पर मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना किया, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद लोचन प्रसाद पांडे द्वारा किया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखना जी। आपका ये जो आपका मेघदूतम ग्रंथ है, जिसकी रचना महाकवि कालिदास जी ने किया है, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद आपका मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, आपका मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया है, जबकि यहाँ पास क्या दिया गया है, लोचन प्रसाद पांडे। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुकुटधर पांडे जी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो मुकुटधर पांडे जी के बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि है। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि है। कौन, आपका मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, और अगर मैं मुकुटधर पांडे जी के प्रमुख रचनाओं की बात करता हूँ, इसके प्रमुख रचनाओं के नाम कौन कौन सा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुर्री के प्रति। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब आपका कुर्री के प्रति हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पूजा के फूल, कुर्री के प्रति। उसके बाद ध्यान रखना है पूजा के फूल। इसके बाद आपको याद रखना है मेरा हृदय दान। ठीक है, मेरा हृदय दान। ये सब प्रमुख रचना है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा हो जाएगा सैलबाला, सैलबाला, है ना। ये सब इसके प्रमुख रचना है। कौन कौन सा, देखो कुर्री के प्रति हो जाएगा, मेरा हृदय दान, पूजा के फूल और सैलबाला, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। मैंने क्या क्या बताया कि मुकुटधर पांडे जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि हैं, और इनकी रचनाओं का नाम मैंने बता दिया, कुर्री के प्रति, मेरा हृदय दान, पूजा के फूल और क्या हो जाएगा आपका सैलबाला। ये सब इसकी प्रमुख रचनाओं के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पंडित मुकुटधर पांडे जी के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखना है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसे हस्ती है जिन्हें सबसे पहले क्या हुआ था, आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और कब किया गया था, तो 1976 को। ध्यान रखना जी, है ना। इन्हें 1976 को हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कथन जो बोल रहा है कि महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी पर मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना किया, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद लोचन प्रसाद पांडे द्वारा किया गया, तो ये वाला कथन आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया है, और मुकुटधर पांडे जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि है। इनकी रचनाओं का नाम है कुर्री के प्रति, मेरा हृदय दान, पूजा के फूल और सैलबाला। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसी हस्ती है जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और कब किया गया, तो आपको 1976 को। ठीक है, तीसरा कथन देखिए,
इसी पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा है जहां से मौर्य वंशी सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। जो रामगढ़ की पहाड़ी पे ही क्या है आपका जोगीमारा की गुफा है। क्या है? जोगीमारा की गुफा है जहां से हमको मौर्य वंशी सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। ध्यान रखना है किसके शिलालेख प्राप्त हुए? तो मौर्य वंशी सम्राट अशोक के, है ना। और ये जो आपका शिलालेख है इसकी भाषा कौन सी भाषा है? तो पाली भाषा। ये भी क्वेश्चन आता है, इसकी भाषा पाली है। और अगर पूछेगा आपका लिपि है ना, इसकी लिपि, तो इसकी लिपि हो जाएगा आपका ब्राह्मी, है ना। तो जो आपका रामगढ़ की पहाड़ी में आपका जोगीमारा की गुफा से जो मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इसकी भाषा कौन सी भाषा है? तो पाली भाषा। और लिपि कौन सी है? तो आपका ब्राह्मी लिपि। ये भी आपको ध्यान रखना है जी। तो तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। तो चौथा भी हमारा सही है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है। सीता बेंगरा की गुफा। इसी सीता बेंगरा की गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो सीता बेंगरा की गुफा है, यहाँ से आपका नृतक देवदत्त और नृत्यांगना सुतनुका के नृत्य करने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये भी कहाँ है? ये भी आपका रामगढ़ की पहाड़ी में ही है जी, है ना। जो सीता बेंगरा की गुफा ये भी कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में भी। अगर मैं जिले की बात करूँ तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका? सरगुजा जिला हो जाएगा। आगे समझ में। तो आपको रामगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना था, तो दूसरा कथन असत्य है। दूसरा में एक चीज हमको पता लग गया कि आपका मेघदूत की रचना तो कालिदास जी ने किया है, लेकिन इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद आपका मुकुरधर पांडे ने किया है, जबकि यहाँ पास लोचन प्रसाद पांडे दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में ध्यान रखना है कि लोचन प्रसाद पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हैं, और जिसके नाटक का नाम है आपको कलिकाल। जिसके प्रथम नाटक का नाम क्या है? कलिकाल है। ये भी आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। पहला बोल रहा है कि यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है किसी पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा है जहां से मौर्य वंशी सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा बोल रहा है कि यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? सीता बेंगरा की गुफा बोलते हैं, है ना। और इसी सीता बेंगरा की गुफा से आपका नृतक देवदत्त और नृत्यांगना सुतनुका के नृत्य करने का प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत के संदर्भ में असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपका पर्वत श्रेणी के नाम दिया गया है ना, और एक तरफ आपका नदियों के नाम दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत के संदर्भ में आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो। पहला दिया गया मैकल पर्वत श्रेणी, है ना, ये आपका शिवनाथ और वेनगंगा नदी के मध्य। दूसरा दिया है केशकाल पहाड़ी, ये आपका महानदी और इंद्रावती के मध्य। तीसरा दिया है देवगढ़ की पहाड़ी, ये आपका सोन नदी और महानदी के मध्य। और चौथा है छुरी की पहाड़ी, ये आपका हसदेव और मान नदी के मध्य। तो बताना इसमें से कौन सा जोड़ा आपका असत्य है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, जो आपका मैकल पर्वत श्रेणी है ना, ये आपका शिवनाथ और वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है जी। जो केशकाल पहाड़ी है ये आपका महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य आपका जल विभाजक पर्वत है, तो दूसरा भी आपका सही है, है ना। उसके बाद देखो तीसरा देवगढ़ की पहाड़ी क्या दिया गया है? ये सोन नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। ये जो आपका देवगढ़ की पहाड़ी है ना जी, देवगढ़ की पहाड़ी आपका रिहंद और गोपथ नदी, ठीक है। रिहंद और गोपथ नदी के मध्य क्या आपका जल विभाजक पर्वत है, जबकि क्या बोला जा रहा है कि आपका सोन नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये आपका रिहंद नदी और गोपथ नदी के बीच जल विभाजक पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और जो छुरी की पहाड़ी है ये आपका हसदेव और मान नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है, ये भी हमारा सही है। तो आपको इसमें से असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो असत्य जोड़ा कौन सा है आपका? थर्ड वाला ऑप्शन, देवगढ़ की पहाड़ी आपका सोन नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत नहीं है। ये कौन कौन से नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है? तो आपको ध्यान रखना है रिहंद और गोपथ नदी के मध्य। किसके मध्य? आपको रिहंद और गोपथ नदी के मध्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है जी, उदयपुर की पहाड़ियां, ठीक है। उदयपुर की जो पहाड़ी है ये कौन कौन से नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है? तो आपको ध्यान रखना है मांड और केलो नदी के मध्य। किसके मध्य? आपको मांड और केलो नदी के मध्य आपका उदयपुर की पहाड़ी आपका जल विभाजक पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए, तो इसमें से असत्य जोड़ा कौन सा? आपका थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो आपका सोन नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत नहीं है। ये कौन से नदियों के मध्य जल विभाजक पर्वत है? तो आपका रिहंद और गोपथ नदी के बीच जल विभाजक पर्वत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला सही है हमारा, दूसरा सही है आपका, और चौथा सही है।
तीसरा हमारा क्या आपका गलत हो जाएगा। लेकिन याद करिए आप लोग, है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि शिवनाथ और वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है, तो मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना है केशकाल की पहाड़ी। अगर आपसे पूछेगा हसदेव और मान नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना है छुरी की पहाड़ी, है ना। और अगर आपसे पूछेगा रिहंद और गोपत नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है, तब आपको बताना है देवगढ़ की पहाड़ी। और अगर आपसे पूछ लिया कि मांड और केलो नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है, तब आपको बताना है उदयपुर की पहाड़ी। सभी बातों को आपको याद रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झाला पहाड़ देवसानी पहाड़ किस पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है ना। झाला पहाड़ देवसानी पहाड़ किस पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है मैकल श्रेणी, दूसरा छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तीसरा चांग बखाड़ देवगढ़ की पहाड़ी और चौथा रामगढ़ की पहाड़ी। तो आपको बताना है जी जो झाला पहाड़ है और जो देवसानी पहाड़ है वो किस पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मैकल श्रेणी। ठीक है, और ये जो आपका मैकल श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। ये क्या आपका सतपुड़ा पर्वत का। ठीक है, ये जो मैकल श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। किसका विस्तार है जी, सतपुड़ा पर्वत का क्या है आपका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैकल श्रेणी है आपका सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है ना। और जो झाला पहाड़ और देवसानी पहाड़ है ये इसी आपका मैकल श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां है ना, इसी मैकल पर्वत श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कोई, है ना, कि झाला पहाड़, जो आपका झाला पहाड़ है, झाला पहाड़ की आपका ऊंचाई कितना है, तो आपको बताना है कितना 1136 मीटर है। कितना जी आपको 1136 मीटर, ये भी ध्यान रखना है। और जो देवसानी पहाड़ है, देवसानी पहाड़ की अगर आपसे कोई ऊंचाई पूछेगा तो आपको बताना कितना है, इनकी ऊंचाई आपका 1125 मीटर है। कितना आपका 1125 है ना। झाला पहाड़ की ऊंचाई 1136 मीटर और आपका देवसानी पहाड़ की ऊंचाई कितना है आपका 1125 मीटर, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद रखना है जो मैकल श्रेणी का सबसे जो ऊंची चोटी है ना, बदरगढ़, तो बदरगढ़ की हाइट कितना है, तो बदरगढ़ का हाइट आपका 1176 मीटर है। कितना आपका 1176 मीटर, इसको भी आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झाला पहाड़ देवसानी पहाड़ किस पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। इसका सही आंसर आपका मैकल श्रेणी है। और ये जो आपका मैकल श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है ना। झाला पहाड़ की ऊंचाई कितना है 1136 मीटर, देवसानी पहाड़ की जो मैक्सिमम ऊंचाई 1125 मीटर है और बदरगढ़ का आपको 1176 मीटर है, ये आपको याद रखना है। बाकी रामगढ़ की पहाड़ी में इससे पहले मैंने बताया था, रामगढ़ की पहाड़ी आपका सरगुजा जिला में है, जहां आपका सीता बेंगरा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा है ना। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी पे कालिदास ने मेघदूत की रचना किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया, पंडित मुकुंदधर पांडे जी ने। ठीक है, इन सभी बातों को आपको याद रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, बैलाडीला पहाड़ियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। अब आपको बैलाडीला पहाड़ियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। देखो पहला, यह बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ है, तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बैलाडीला की जो पहाड़ी है ना, ये आपका बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ है। और बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका नंदीराज चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई कितना है आपका 1210 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है कि यह बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन पुरातन शैल से निर्मित है, तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। और सबसे प्राचीन या पुरातन शैल किसको बोलते हैं, आपको आर्कियन शैल समूह को। किसको, आर्कियन शैल समूह को। तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है कि ये जो आपका बैलाडीला पहाड़ी है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन या पुरातन शैल से निर्मित है, दूसरा भी सही है। तीसरा, यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। आपका जो बैलाडीला पहाड़ी है, मतलब जो बस्तर क्षेत्र में देखा जाए तो कौन सा आपका सेल समूह पाया जाता है, धारवाड़ सेल समूह। कौन सा सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, और ये जो धारवाड़ सेल समूह है जी, ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका लौह अयस्क के लिए। किसके लिए फेमस है, आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तीसरा बोल रहा है कि यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है ना। और चौथा, बैलाडीला खान से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से अमेरिका को आपूर्ति की जाती है। अमेरिका नहीं है भैया, यहाँ पास क्या आएगा आपका जापान आएगा। क्या आएगा आपका जापान आएगा, है ना। तो बैलाडीला खान से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को आपूर्ति की जाती है, जबकि यहाँ पास अमेरिका दिया है, तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या हमारा सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखिए, धमतरी महासमुंद पठार या उच्च भूमि के संदर्भ में निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। ठीक है, धमतरी महासमुंद पठार उच्च भूमि के संदर्भ में आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना है। पहला, अलंग डोंगर, मतलब एक तरफ आपका पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ आपका उसकी हाइट दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका असत्य है। तो अलंग डोंगर की ऊंचाई 816 मीटर है, बिल्कुल सही है, याद रखना। जो अलंग डोंगर की ऊंचाई 816 मीटर है जी। ठीक है, धारी डोंगर की आपका ऊंचाई कितना, आपका 899 मीटर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। जो आपका धारी डोंगर है ना,
इसकी ऊंचाई कितना 899 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है। क्या आपका बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। सिहावा पहाड़, सिहावा पहाड़ की ऊंचाई कितना है, देखो सिहावा पहाड़ की ऊंचाई 490 मीटर, तो तीसरा ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। जो सिहावा पहाड़ है इसकी ऊंचाई अगर मैं बताऊं तो कितना है आपका 586 मीटर है। कितना है आपका 586 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और नारियल पानी इसकी ऊंचाई कितना है आपका 826 मीटर है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो गलत कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन, सिहावा पहाड़ की ऊंचाई कितना है आपका 586 मीटर है, ये आपको याद रखना है। और धारी डोंगर जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है, जिसको शिशुपाल पर्वत के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, शिशुपाल, इसको शिशुपाल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, धारी डोंगर को जी, है ना। तो अलंग डोंगर की ऊंचाई कितना है 816 मीटर है, धारी डोंगर का 899 मीटर, जिसको शिशुपाल पर्वत के नाम से भी जानते हैं। सिहावा पहाड़ जिसकी ऊंचाई है आपको 586 मीटर, जबकि यहाँ पास ऑप्शन में 490 दिया है, गलत है। और नारियल पानी जिसकी ऊंचाई कितना है 826 मीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। तो आपको इसमें से असत्य जोड़ी की पहचान करना था, तो थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें आपका असत्य हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलो साथ ही साथ मैं आप लोग को पूरे जो आपका पर्वत चोटी है ना, उसके हाइट को बता देता हूँ। देखो गौरलाटा चोटी, गौरलाटा चोटी जिसकी ऊंचाई कितना है जी 1225 मीटर है, सभी को पता होगा, है ना। नंदीराज चोटी जिसकी ऊंचाई कितना है आपका 1210 मीटर है, सभी को पता होगा। मैनपाट चोटी जिसकी ऊंचाई कितना आपका 1152 मीटर, सभी को पता होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ठीक है। बदरगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई कितना है आपका 1176 मीटर, है ना। ये सब इनकी ऊंचाइयां हैं जी। गौरलाटा का आपका 1225 मीटर, नंदीराज का 1210 मीटर, मैनपाट का 1152 मीटर और बदरगढ़ का 1176 मीटर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, धमतरी महासमुंद पठार उच्च भूमि के संदर्भ में निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। अलंग डोंगर 816 मीटर है, धारी डोंगर 899 मीटर है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिहावा पहाड़ की ऊंचाई 586 मीटर है, जबकि यहाँ पर 490 दिया है, गलत हो जाएगा ये। और नारियल पानी का 826। और सिहावा पहाड़ के बारे में तो पता होगा, इसका प्राचीन नाम सुक्ति मुक्ति पहाड़ है। और यहाँ से आपका महानदी का उद्गम हुआ है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। और इसी आपका सिहावा पहाड़ी में आपका श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और आपका लोमस ऋषि का आश्रम है। सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। गौरलाटा चोटी की ऊंचाई 1225 मीटर, नंदीराज चोटी की ऊंचाई 1210 मीटर, मैनपाट की ऊंचाई 1152 मीटर, बदरगढ़ का आपको 1176 मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, टीकमपल्ली केशकाल कौन से पठारी प्रदेश का भाग है। टीकमपल्ली और केशकाल कौन से पठारी प्रदेश का भाग है, पूछा जा रहा है। पहला पेंड्रा लोलमी पठार, दूसरा धमतरी महासमुंद पठार, तीसरा बस्तर का पठार और चौथा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। तो बताना है जी आपको कि टीकमपल्ली और केशकाल कौन से पठारी प्रदेश का भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बस्तर का पठार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बस्तर का पठार। और ये जो आपका बस्तर का पठार है ना, बस्तर का पठार में आपका अगर मैं बात करूं, बैलाडीला की पहाड़ी सबसे आपका ऊंची पहाड़ी है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी की हाइट अगर मैं बताऊं तो कितना आपका 1210 मीटर, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी 1210 मीटर हाइट है इसका। और नाम इसका क्या है, तो नंदीराज चोटी। क्या हो जाएगा इसका नाम, नंदीराज चोटी। ये भी आपको याद रखना है जी, ठीक है। ये तो टीकमपल्ली केशकाल कौन से पठारी प्रदेश का भाग है, तो आपका बस्तर के पठार इसका भाग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपका बस्तर का पठार है, यहाँ से कौन कौन सा हमको खनिज की प्राप्ति होता है, तो सभी को पता होगा। यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, लौह अयस्क के साथ साथ यहाँ से बॉक्साइट की भी प्राप्ति होता है। किसका, बॉक्साइट का। लौह अयस्क और बॉक्साइट की भी प्राप्ति होता है। ये सब बात तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैलाडीला पहाड़ी की प्रमुख चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है, जो किस में आता है, बस्तर के पठार के अंतर्गत आता है। यही चीज़ मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। तो बस्तर के पठार के अंतर्गत बैलाडीला की पहाड़ी आता है, ठीक है। आपको केशकाल आता है, टीकमपल्ली आता है, ये सब आते हैं, है ना। और ये जब आपको बस्तर के पठार की जो आपका प्रमुख पहाड़ी है बैलाडीला की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है 1210 मीटर। और ये जो बस्तर के पठार है, यहाँ से अगर मैं खनिज की बात करूँ तो लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, साथ ही साथ बॉक्साइट की भी यहाँ से प्राप्ति होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, मैन पार्ट के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जब मैन पार्ट के संदर्भ में आपको सत्य कथन की पहचान करना है, देखो पहला, मैन पार्ट मांड नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ रक्सगंडा जलप्रपात है। देखो एक चीज़ तो हमको पता लग गया कि मैन पार्ट है ना, ये मांड नदी का उद्गम है। किसका उद्गम है, मांड नदी का। और जहाँ रक्सगंडा वाटरफॉल, ये गलत है। मांड नदी पर तो सरभंजा वाटरफॉल है जी। कौन सा वाटरफॉल है, सरभंजा, ठीक है, सरभंजा जलप्रपात। मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात है, जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है रक्सगंडा जलप्रपात है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। दूसरा, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का इको पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा जिला में, आपका सरगुजा जिला में जी, है ना। तीसरा,
यह सबसे छोटा पाट प्रदेश है और 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये भी आपका है ना, आपका ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा पाट प्रदेश है और 1962 में यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक है, 1962 में जी। और चौथा, मैन पाट कोरबा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है, चौथा भी हमारा सही है ना। तो आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था। पहला कथन असत्य है। यहाँ पर पहला कथन बोल रहा है कि मैन पाट मान नदी का उद्गम स्थल है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि जहाँ रक्सगंडा जलप्रपात है। भैया मान नदी पे रक्सगंडा जलप्रपात नहीं है, आपका सरभंजा जलप्रपात है। रक्सगंडा जलप्रपात तो आपका रिहंद नदी पे है। कौन सी नदी पे है? रिहंद नदी पे। रक्सगंडा वाटरफॉल रिहंद नदी पे है, जबकि आपका मांड नदी पे सरभंजा वाटरफॉल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी सब दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख चोटियों के संदर्भ में असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। अभी मैंने आपको चोटी के बारे में बताया था, ठीक है, तो उसी चोटी के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, गौरलाटा की चोटी 1225 मीटर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गौरलाटा जो आपका सामरी पार्ट में है ना, जिसकी ऊंचाई कितना आपका 1225 मीटर है। तो पहला वाला तो हमारा जो जोड़ा बिल्कुल सही है ना। तो गौरलाटा है, गौरलाटा की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितना है आपका 1225 मीटर है। बैलाडीला, तो बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपका नंदीराज की चोटी है, नंदीराज, और जिसकी ऊंचाई कितना है 1210 मीटर। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है ना। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी है और जिसकी ऊंचाई कितना है 1210 मीटर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बदरगढ़ की चोटी कितना है भैया? बदरगढ़ की चोटी तो आपको 1176 मीटर है। कितना आपको? 1176 मीटर है, जबकि आपस क्या बोला जा रहा है? 1033 बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, 1033 किसका है आपका? 1033 तो आपका देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी है। 1033 किसका है आपका? देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी। 1033 किसकी ऊंचाई है? तो आपका देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पास बदरगढ़ बोला गया है, तो बदरगढ़ का कितना है आपका? 1176 मीटर। कितना है? 1176 मीटर, ये आपको याद रखना है। मैन पार्ट की ऊंचाई कितना है? 1152 मीटर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन क्या है? असत्य है, ध्यान रखिएगा ना। तो गौरलाटा जो कि सामरी पार्ट में है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1225 मीटर। बैलाडीला की आपका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? नंदीराज की चोटी, और जिसकी ऊंचाई आपका 1210 मीटर है। बदरगढ़ की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 1176 मीटर है, जबकि यहाँ पास 1033 दिया है, गलत है। मैन पार्ट की ऊंचाई आपका 1152 मीटर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो, तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का हृदय प्रदेश कहलाता है। पहला हमारा बिल्कुल सही है जी। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ना, ये राज्य का हृदय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, इसको महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महानदी बेसिन। और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। 68,064 वर्ग किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है, जिसको महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, धान का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना कि धान का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, और लाल पीली मिट्टी को मटासी माटी के नाम से जानते हैं, और इस मटासी माटी को आपका चावल मृदा के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये जो आपका लाल पीली मिट्टी में ना सर्वाधिक तौर पर आपका धान को उगाया जाता है जी। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है कि धान का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं। जो मैदानी भाग है वहाँ लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, और लाल पीली मिट्टी में धान अत्यधिक होता है, इसीलिए इसमें धान को उगाया जाता है। इसीलिए आपका मैदानी भाग को धान का कटोरा कहा जाता है। तीसरा, इसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है ना। इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना आपका 68,064 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चौथा, इस क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसका जो निर्माण है ना, ये आपका कडप्पा क्रम के चट्टानों से है ना। कडप्पा क्रम के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और कडप्पा क्रम के चट्टान ये आपका कौन से खनिज के लिए फेमस होता है? आपका चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। कडप्पा क्रम का जो चट्टान है ना, वो आपका चूना पत्थर खनिज के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा बोल रहा है कि इस क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। धारवाड़ तो आपका बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है, और धारवाड़ आपका लौह के लिए फेमस है। कडप्पा है आपका वो चूना पत्थर के लिए फेमस है, जो आपका मैदानी भाग में पाया जाता है। ठीक है, और दक्कन ट्रैप है वो किसके लिए फेमस है? आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और गोंडवाना किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। ये सब सेल समूह का नाम है। गोंडवाना सेल समूह कोयला, दक्कन ट्रैप आपका बॉक्साइट है ना, कडप्पा आपका चूना पत्थर, और आपका धारवाड़ आपका लौह अयस्क हो जाएगा। और आर्कियन सेल समूह के बारे में ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखना है।
तो छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन की आपको पहचान करना था। चौथा कथन इसमें क्या आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते। देखिए आर्कियन सेल समूह के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए भाई, है ना। अब देखो आर्कियन सेल समूह के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह है ना, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेल समूह है। ये तो पहला आपका बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। साथ ही साथ ध्यान रखना है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेल समूह है। उसके बाद दूसरा, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आर्कियन सेल समूह है ना, ये आपका पृथ्वी के सबसे प्राचीन है और सबसे गहराई में पाया जाने वाला है, ठीक है। याद रखना, जो आर्कियन सेल समूह है आपका पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम सेल समूह है और ये सबसे गहराई में पाया जाता है, सबसे गहराई में पाया जाता है। इसीलिए ये आपका जीवाश्म से रहित होता है। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो आपका आर्कियन सेल समूह अत्यधिक गहराई में पाया जाता है, इसीलिए ये आपका जीवाश्म रहित होता है। जबकि ये बोला जा रहा है कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, बस्तर के पठार का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, इसके अपरदन से रेतीली मिट्टी बनती है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आर्कियन सेल समूह के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना था। तो पहला बोल रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेल समूह है, बिल्कुल सही है। और बड़ा के साथ साथ ध्यान रखना, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह भी है, ठीक है। ये अत्यधिक गहराई में पाया जाता है, तो गहराई में पाए जाने के कारण इसमें से आपका जीवाश्म है, इसमें आपका जीवाश्म ये नहीं बनता। जबकि यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पहला, तीसरा और चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि बस्तर के पठार का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। और चौथा, इसके अपरदन से रेतीली मिट्टी बनती है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है ना। मैंने एक रीजन बस ध्यान रखना है कि आर्कियन सेल समूह अत्यंत गहराई में पाया जाता है। गहराई में पाए जाने के कारण ये आपका जीवाश्म रहित होता है, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये सबसे प्राचीनतम सेल समूह हमारे छत्तीसगढ़ का। आगे बढ़ते हैं, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से किस सेल समूह का निर्माण होता है। आपको बताना है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से किस सेल समूह का निर्माण होता है। देखिए, पहला है धारवाड़ सेल समूह, दूसरा कडप्पा सेल समूह, तीसरा गोंडवाना सेल समूह, चौथा दक्कन ट्रैप सेल समूह, है ना। तो बताना है कि ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से किस सेल समूह का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कडप्पा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कडप्पा, ठीक है। तो जो कडप्पा सेल समूह का निर्माण आपका ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से होता है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से होता है, ये आपको याद रखना है। कडप्पा सेल समूह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कैसे होता है, तो जो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से होता है। किससे होता है, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण होता है, आपका धारवाड़ सेल समूह का, ठीक है। गोंडवाना सेल समूह का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के अवसादों और वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से, है ना। नदियों के अवसादों तथा याद रखना है, नदियों के अवसादों तथा आपका वनस्पतियों एवं जीवों के वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष से क्या प्राप्त, कौन से सेल समूह का निर्माण होता है, गोंडवाना सेल समूह का, ठीक है। धारवाड़ सेल समूह का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से होता है। कडप्पा सेल समूह का निर्माण ग्रेनाइट क्रम के चट्टानों के अपरदन से होता है। जबकि गोंडवाना सेल समूह का निर्माण नदियों के अवसादों तथा वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष से होता है, ठीक है। अब बचा दक्कन ट्रैप सेल समूह। तो दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण आपका ज्वालामुखी के निकले हुए बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, ठीक है। ज्वालामुखी से निकले हुए बेसाल्ट युक्त लावा से, ठीक है। बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, लावा से होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन था कि ग्रेनाइट चट्टाने की अपरदन से किस सेल समूह का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कडप्पा सेल समूह। बाकी धारवाड़ सेल समूह का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से होता है। गोंडवाना सेल समूह का निर्माण आपका नदियों के अवसादों और वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष से होता है। और दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण आपका ज्वालामुखी से निकले हुए बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, ठीक है। और जो धारवाड़ सेल समूह लौह अयस्क के लिए फेमस है, कडप्पा सेल समूह चूना पत्थर के लिए फेमस है, गोंडवाना सेल समूह आपका कोयला के लिए फेमस है, और दक्कन ट्रैप सेल समूह आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। आपको ध्यान रखना है, मतलब दक्कन ट्रैप सेल समूह में आपका बॉक्साइट खनिज पाया जाता है,
गोंडवाना में आपका कोयला पाया जाता है, कडप्पा में आपका चूना पत्थर पाया जाता है और धारवाड़ में आपका लौह अयस्क पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहला, प्रदेश की उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरने के कारण हमारा प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रदेश की उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरने के कारण हमारा प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, है ना। तो इन चारों जिलों से क्या होती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसके कारण ही हमारा जो प्रदेश है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, भू अवस्थित राज्य होने और समुद्र तल से पर्याप्त दूरी के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु के भी लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून के कौन से शाखा से, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से आपका 90% वर्षा होता है, ये आपको ध्यान रखना है हमारे छत्तीसगढ़ में। चौथा, राज्य का सबसे गर्म स्थान रायपुर है, ये गलत हो जाएगा। राज्य का सबसे गर्म स्थान तो आपका चांपा है जी, है ना। राज्य का सबसे गर्म स्थान कहाँ आपका चांपा है, जबकि यहाँ पर रायपुर बोला गया है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शिवनाथ नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान की। जब आपको शिवनाथ नदी के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है, पहला, यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। जो शिवनाथ नदी है ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करूँ तो 290 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम सियावा पहाड़ी से हुआ है। दूसरा, महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब बिलासपुर और कोरबा जिलों में फैला हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो महानदी और शिवनाथ नदी, इसका दोआब आपका रायपुर दुर्ग, ठीक है, महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब रायपुर और दुर्ग जिला में फैला हुआ है। जबकि ऑप्शन बोला जा रहा है कि महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब बिलासपुर और कोरबा जिलों में फैला है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, शिवनाथ नदी के तट पर मटकू द्वीप है, बिल्कुल सही है, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है जी। शिवनाथ नदी के तट पर मटकू द्वीप है और यहाँ ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ क्या लगता है, ईसाइयों का, यहाँ ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, ईसाइयों का प्रसिद्ध क्या लगता है, मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। तो शिवनाथ नदी के तट पर मटकू द्वीप है, यहाँ ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है, तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर हो जाएगा, हाप हो जाएगा, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ इनकी उत्तरी सहायक नदियां हैं, तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ इनकी उत्तरी सहायक नदियां हैं, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, दूसरा आपको गलत है, बाकी पहला भी सही है कि यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा भी सही है, शिवनाथ नदी के तट पर मटकू द्वीप है जहाँ ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। और चौथा, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ इनकी उत्तरी सहायक नदियाँ है। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी दक्षिणी सहायक नदियाँ, ठीक है, इसकी दक्षिणी सहायक नदियाँ आपसे पूछेगा तो आपको बताना है खरखरा हो जाएगा, उसके बाद आपका तांदुला हो जाएगा, खरखरा हो जाएगा, उसके बाद तांदुला। ठीक है, खरखरा हो जाएगा, उसके बाद तांदुला हो जाएगा, उसके बाद और आपको ध्यान रखना है, और आपको याद रखना है जी, खारून हो जाएगा, खारून के बाद आपको याद रखना है जमुनिया। ठीक है, खारून, जमुनिया, ये सब आपका शिवनाथ नदी की दक्षिणी सहायक नदी है। लेकिन आपको उत्तरी सहायक नदी अगर पूछेगा तो बताना है आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, ये सब शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी है। और दक्षिणी सहायक नदी में आ जाएगा खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। ठीक है, तो आपको पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा वाला कथन असत्य है, क्योंकि जो महानदी और शिवनाथ नदी है इसका दोआब है आपका रायपुर, दुर्ग जिलों में फैला है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है आपका बिलासपुर और कोरबा, तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तान, झींक, उत्तेज, गज किस नदी की सहायक नदी है? जबरदस्त प्रश्न है। तान, झींक, उत्तेज और गज ये किस नदी की सहायक नदी है? आपसे ऑप्शन दिया गया है, पहला शिवनाथ, दूसरा हसदेव, तीसरा मांड और चौथा इब। तो बताना है आपको कि तान, झींक, उत्तेज, गज किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हसदेव नदी। ठीक है, और हसदेव नदी के बारे में तो पता ही होगा, हसदेव नदी का उद्गम आपका देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ कैमूर पर्वत से हुआ है, देवगढ़ कैमूर पर्वत से हुआ है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो हसदेव नदी की लंबाई कितना है, हसदेव नदी की लंबाई कितना है जी, आपको 176 किलोमीटर है। और हसदेव नदी का प्राचीन नाम अगर पूछेगा आपसे, प्राचीन नाम, तो आपको प्राचीन नाम बताना है हस्तु सोमा। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो हस्तु, है ना, हस्तु सोमा इसका प्राचीन नाम है। और इसी हसदेव नदी पे हसदेव बांगो परियोजना निर्मित है। ठीक है, इसी हसदेव नदी पे हसदेव बांगो परियोजना निर्मित है। इसी हसदेव बांगो परियोजना को आपका मिनी माता परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिनी माता। इसी को आपका मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका हसदेव नदी की सहायक नदी कौन कौन से, आपका तान हो जाएगा, तान के बाद आपका
आपका झींक हो जाएगा, झींक के बाद आपका उत्तेग हो जाएगा, उत्तेग के बाद आपका गज हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका हसदेव नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं हसदेव नदी की कुल सिंचाई क्षमता की बात करूँ तो कितना आपका 420,580 हेक्टेयर, कितना है 420,580 हेक्टेयर इस हसदेव नदी की कुल सिंचाई क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है 420,580 हेक्टेयर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन था कि आपका तान, झींक, उत्तेग, गज किस नदी की सहायक नदी है, तो हसदेव नदी। हसदेव नदी के बारे में मैंने पूरा बता दिया। इसका उद्गम देवघर कैमूर पर्वत से हुआ है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। प्राचीन नाम हस्तु सोमा है। इस पे हसदेव बांगो परियोजना बनाया गया है, जिसको मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका हसदेव नदी है, इसका जो आपका सिंचाई क्षमता कितना है, तो 420,580 हेक्टेयर, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे एकदम सरल क्वेश्चन आज का ये, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ताला गांव के बारे में तो पता होगा, जहाँ प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है ना। तो ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है खारंग, खारून, मनियारी और हारून। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा, ताला ग्राम, जहाँ प्रसिद्ध देवरानी जेठानी का मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनियारी नदी के बारे में ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, आपका पेंड्रा लोरमी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, आपका पेंड्रा लोरमी के पठार से हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो आपका मनियारी नदी है, ये आपका शिवनाथ नदी की, ठीक है, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, तो आपका जो मनियारी नदी है, शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान रखना, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ तो इसकी लंबाई कितना है, 134 किलोमीटर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये चीज़। तो ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका मनियारी नदी, जिसका उद्गम पेंड्रा लोरमी की पठारी से, पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी से हुआ है। और ये शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबाई की बात करूँ तो 134 किलोमीटर है। ये इसका सही आंसर मनियारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये अभी का मतलब ये आपका थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हम लोग कल से जो हॉस्टल वार्डन का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अब MCQ को भी हम लोग को सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए। और अगर कुछ आपको सुझाव देने हैं तो निश्चित ही आप कमेंट के माध्यम से भी सुझाव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।